डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट नंबर 6 नावल और अफसाना। इस यूनिट में आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है। इससे कबल जो 6 सेशंस हमारे हो चुके हैं उसमें हमने नावल का फ़न, नावल का आगाज़ और इर्तिका और निसाब में शामिल नावल निगार और उनके नावलों के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अफसाना। जैसा कि हमारा तरीक़ेकार है, किसी भी सिन्फ को शुरू करने से पहले उस सिन्फ के हवाले से तफसीली मालूमात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए सबसे पहले हम अफसाने के हवाले से कुछ बातें यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। निसाब आपकी स्क्रीन पर नावल के हवाले से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के 7वें लेक्चर में अफसाने पर गुफ्तगू होंगी। अफसाने का फ़न, अफसाने का आगाज़ इर्तिका और अफसाने के अज्ज़ाए तरकीबी, और फिर दरमियान में जब इर्तिका की उरूज की बात होंगी तो इसमें से बहुत सारे अफसाना निगारों के हवाले से हम मालूमात हासिल करेंगे। और इसमें बहुत सारे नाम आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्हें आप नावल के बाब में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इजमाली तौर पर उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, इन्हें यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, लेकिन अफसाने के बाब में कुछ हद तक हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अफसाने का फ़न और आगाज़ इर्तिका यूनिट नंबर 5 में कहानी पर काफ़ी तफसील के साथ हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि जब से इंसानों की ज़िंदगी का आगाज़ इस सरज़मीन पर हुआ है तब से ही कहानी वजूद में आ गई है, और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की किताबों में कहानियों का तसलसल, वाक़ियात, क़सस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब कहानी पहले दास्तान की शक्ल में थी, बाद में नावल की शक्ल में, और उसके बाद में फिर अफसाने की शक्ल इख्तियार करती है, और अब अफसानचे वगैरह की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, ये यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में हम तफसीली बात इस मौजू पर, इस टॉपिक पर कर चुके हैं कि इसके असबाब क्या है, इसके मुहर्रिकात क्या है। यहाँ पर भी हमने इन्हीं बातों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमें किस्से, कहानियों का दर्स आसमानी किताबों में मिलता है, आसमानी साहिब में मिलता है, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक़या जो सुनाया जाता था बुज़ुर्गों की ज़ुबानी, आबा और अजदाद की ज़ुबानी, नस्लन दर नस्लन जो वाक़यात मुंतकिल होते रहे हैं सीना बसीना, उनकी तफसीलात यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने वाली है कि किस तरीके से अफसाने का अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, या अफसाने किस तरीके से अक्कासी करते हैं हमारी ज़िंदगी की। क्योंकि फ़र्क ये है कि अफसाना जो होता है वो अफसानवी अदब है, ये गैर अफसानवी अदब के ज़ुमरे में नहीं है, बल्कि ये अफसानवी अदब है। अफसानवी अदब होने के बावजूद ज़िंदगी की हकीकतों को मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए से, कहानी के ज़रिए से अफसाना निगार हम तक पहुँचाने की कोशिश करता है। अब अफसाना और नावल ये मगरबी अदब की देन है। अफसाना भी मगरिब से आया है, नावल भी मगरिब से आया है, लेकिन यूनिट नंबर 5 में दास्तान और ड्रामा जहाँ पर हमने पढ़ा था, ये चीज़ देखने की कोशिश की थी कि सिन्फ ड्रामा ये हिंदुस्तान की पैदावार है। देवी देवताओं के सामने सॉन्ग रचाना ये उसकी इब्तिदाई शक्ल थी, और उसके बाद में फिर रहस है, उसके बाद में जो रामलीला है, ये तमाम तर वाक़यात हम देख चुके हैं जो ड्रामे के इर्तिका में अहम साबित होते हैं और जिनके ज़रिए से ड्रामा निगारी का आगाज़ इर्तिका देखने को मिलता है। हाँ, आप इसे कुल्ली तौर पर ड्रामा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ड्रामे के इब्तिदाई नक़ूश यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि मगरबी नक्कादों ने अफसाने को 19वीं सदी की इजाद बताया है, 19वीं सदी की, लेकिन जब हम उर्दू अदब को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के इब्तिदा में, 20वीं सदी के आगाज़ में हमें सिन्फ अफसाना देखने को मिलता है। अब मुख्तलिफ़ तारीफ़ें अफसाने की गई है। जिस तरीके से हमने दास्तान की तारीफ़ देखी थी, या ड्रामे के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल का मुताला हमने किया था, नावल के हवाले से अलग अलग आरा ज़ाहिर की गई थी, उसी तरीके से
एडगर एलन पो, उसकी किताब है द रीडर्स कंपेनियन टू वर्ड लिटरेचर। इसमें वो बताते हैं कि अफसाना जो है बयानिया सिन्फ है, नस्र की बयानिया सिन्फ है, और जो मुख्तसर होती है, इतनी मुख्तसर कि एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। अफसाने के लिए लाजमी शर्त है, कंडीशन है कि इतनी मुख्तसर होना चाहिए कि एक नशिस्त में उसे पढ़ा जा सके, और वहदत तासुर उसका एक अहम जुज़्व है। इसलिए अफसाने पर हमने जब अज्जाए तरकीबी को देखा था यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में, उसमें इन चीज़ों को देखा था कि नावल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान, इनके अज्जाए तरकीबी पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारे अज्जा ऐसे हैं जो मुश्तरक नज़र आते हैं, जैसे प्लॉट, किरदार, मुकालमे, ज़मान व मका। लेकिन कुछ अज्जा ऐसे हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, और उन्हीं अज्जा की बुनियाद पर इन असनाफ को तकसीम किया जाता है दास्तान, ड्रामा, अफसाना और नावल में। जैसे जब भी दास्तान की बात होगी तो उसमें दो जुज़्व अहम होते हैं, एक को कहा जाता है मुहय्यरुल अक़ुल वाक़ियात, और दूसरे को कहा जाता है मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ड्रामे को देखते हैं तो ड्रामे में हमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती है। किस एतबार से? क्योंकि दास्तान जो सिन्फ है वो सुनने सुनाने का अमल है, लेकिन ड्रामा जो सिन्फ है वो करके बताने का फ़न है। अब नावल पर जब आप आ जाएंगे तो नावल में ज़िंदगी की रास्त सच्चाई पाई जाती है, हकीकत पाई जाती है। लेकिन जब आप अफसाने में आ जाएंगे तो अफसाने में एक जुज़्व होता है जिसे कहा जाता है वहदत तासुर। नावल में न मुहय्यरुल अक़ुल वाक़ियात होंगे, न मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होंगे, बल्कि ज़िंदगी की अक्कासी, ज़िंदगी का बयानिया नावल में शामिल हो जाता है। अब ये तवालत पर मबनी नहीं है, नावल तवील होता है, अफसाना मुख्तसर होता है, इतना मुख्तसर कि एक नशिस्त में उसे पढ़ा जा सके। तो ये अफसाने के हवाले से कुछ बुनियादी बातें हैं, जिसमें जो सबसे अहम है कि वहदत तासुर का होना ज़रूरी है। एक तारीफ़ हमने एडगर एलन पो की देखी, उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें तारीफ़ बताई गई है कि अफसानवी नस्र की एक किस्म जो आमतौर पर नावल और नावेलेट के मुकाबले में ज़्यादा जामे और बहुत पुर असर होती है। 19वीं सदी से कबल इसको एक नुमाया और अलग अदबी सिन्फ नहीं समझा जाता था। 19वीं सदी से कबल इसे एक अलग सिन्फ नहीं समझा जाता था, इस लिहाज से एक जदीद और मुनफरिद अदबी सिन्फ है। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग अफसाने की तारीफ़ को बयान किया है। आपको ये समझ कर चलना है कि ऐसी मुख्तसर सी तहरीर जो वहदत तासुर पर मबनी हो और जिसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, वो सिन्फ या वो तहरीर अफसाना कहलाती है। अब अफसाने की तारीफ़ को समझ लेने के बाद, सुन लेने के बाद, अफसाने के अज्जा क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर अफसाने का ख़मीर तैयार होता है। तो बुनियादी बातें वही है, प्लॉट, किरदार, नुक्ते नज़र, माहौल और फ़िज़ा, उसलूब, आगाज़ व इख्तिताम और वहदत तासुर। अब ये जो चीज़ें हैं, प्लॉट है, किरदार है, मुकालमा है, पस मंज़र है, नुक्ते नज़र है, ये ख़ास अहमियत है क्योंकि इसमें जो एक चीज़ निकल कर आती है उसलूब पर मैं इससे कबल दर्जनों लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि उसलूब बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, जिसे आप ड्राफ्टिंग स्टाइल कह लीजिए, नुक्ते निगाह कह लीजिए, या कलमकार का जहन का माहसल कह लीजिए। क्योंकि जैसा कलमकार होगा वैसा उसका उसलूब होता है, वैसा उसका अंदाज़ बयां होता है। मुंशी प्रेमचंद हमेशा आपको ज़मींदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ लिखते हुए नज़र आएंगे। मुंशी प्रेमचंद किसानों के हक़ में बात करते हुए नज़र आएंगे। कृष्णचंद कश्मीर की हसीन वादियों का तज़किरा करते हुए नज़र आएंगे। मंटो के यहाँ पर आपको समाज की सच्चाई नज़र आएंगी, जिसे तल्ख सच्चाई कहा जाता है। इस्मत के यहाँ पर आपको बेबाकाना अंदाज नज़र आ जाएगा। बेदी आपको पंजाब की ज़िंदगी बताते हुए नज़र आएंगे, जबकि कुर्रतुल ऐन हैदर एक आला तबके की नुमाइंदगी करती हुई नज़र आएंगी। गोया कि ये उनका उसलूब है, उनका नज़रिया है, उनका नुक्ते निगाह है। एक कलमकार जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में परवान चढ़ता है,
और जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, ये तमाम तर चीज़ें उसके उसलूब पर असरअंदाज होती है। तो यहाँ पर कोई भी अफसाना निगार जब भी आप पढ़ेंगे तो उसलूब उसका काफ़ी अहम हो जाता है। तो यहाँ पर प्लॉट आपने देखा, किरदार आपने देख लिए, मुकालमे, पस मंज़र, नुक्ते निगाह, इस पर मैं इसलिए और ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बातें वही है जो हम दास्तान में कर चुके हैं, ड्रामे में कर चुके हैं, नावल के बाब में देख चुके हैं। जैसे प्लॉट अकेरा है, सादा है क्योंकि वहदत तासुर है। अब वहदत तासुर है, मुख्तसर तहरीर है, तो जाहिर सी बात है किस्सा दर किस्सा जो टेक्निक है वो इसमें शामिल नहीं होंगी क्योंकि दास्तान की ख़ास बात है। किरदार अलग अलग समाज सोसाइटी की अक्कासी करने वाले होंगे। अब जैसा किरदार होगा वैसा मुकालमा होगा। अगर एक मफलुकुल हाल इंसान की ज़िंदगी बयान की जा रही है तो उसके मुकालमे, उसके डायलॉग, उसकी ज़ुबान और बयान आम सी ज़िंदगी के होंगे। जैसे जब आप कफ़न को पढ़ेंगे तो कफ़न में जो है वो ज़िंदगी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती है, वो ज़िंदगी लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो किरदारों के ज़रिए से हम तक जो पहुँचाए जाते हैं तो उन्हीं की अक्कासी करने वाले होते हैं, क्योंकि अफसाना नक़ल है और नक़ल असल से जितनी करीब होंगी उतनी ज़्यादा बेहतर होंगी, उतनी ज़्यादा उम्दा होंगी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं और यकीनन आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं। अब अगर इम्तिहानी नुक्ता निगाह से या इम्तिहान के बाद या रिसर्च के लिए आप अफसाने पर मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये कुछ किताबों के नाम हैं। इसमें से जो भी आसानी के साथ आपको अपने करीबी मकतब में, लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा आप मालूमात यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। जैसे नया अफसाना, दास्तान से अफसाने तक, वक़ार अज़ीम साहब की किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब है। मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू, इसमें तो जुमला असनाफ़ अदब पर बात की गई है, उर्दू अदब की तारीख़, दास्तान, नावल और अफसाना, ये किताब मुझे काफ़ी पसंद है, ये आप पढ़ सकते हैं। या फिर नुकूश का जो अफसाना नंबर है ये तो ज़बरदस्त है। अगर आपने ये पढ़ लिया नुकूश का अफसाना नंबर तो फिर शायद और कोई किताब पढ़ने की आपको हाजत नहीं रहेंगी। अब तक जो गुफ्तगू की गई है समझ में आई है तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी मैसेज करके बताइए कि चीज़ें विजिबल है या नहीं। जो भी यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो आपके लिए विजिबल है या नहीं, ये भी मुझे मैसेज करके प्लीज़ बताइए। ओके, विजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर धुंधला नज़र आ रहा है, जब सब मैसेज कर दे तो उसके बाद फिर एक मैसेज आता है धुंधला नज़र आ रहा है। चलिए माशाल्लाह, ठीक है सब, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कहानी क्या है, कहानी का और इंसानों का रिश्ता क्या है, किस तरीके से अफसाने का इर्तिक़ा हुआ, अफसाने की तारीफ़ क्या है, अफसाने के अज़ाए तरकीबी क्या है और अफसाने के अब इर्तिक़ाई मराहिल। अब इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने वाले हैं कि उर्दू अफसाने का आगाज़ मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के ज़रिए से, वो हमने दोनों के नाम लिखे हैं क्योंकि मुहक्किकीन के दरमियान अभी भी बहस जारी है कि पहले अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद है या पहला अफसाना निगार सज्जाद हैदर यलदरम है, बल्कि बाज़ लोगों ने तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान को भी शामिल किया है। लेकिन NTA UGC जिसे मानता है उसे आप जहन में याद रख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद पहले अफसाना निगार है,
दुनिया का अनमोल रतन उनका पहला अफसाना है। सोज़े वतन पहला अफसानवी मजमुआ है। लेकिन बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर आपको ये भी नज़र में रखना है कि अलग अलग आरा और ख़यालात ज़ाहिर किए गए हैं। बाद लोगों ने सर सैयद अहमद ख़ान को जो पहला अफसाना निगार माना, उनका अफसाना पहला गुज़रा हुआ ज़माना या उनकी तहरीर गुज़रा हुआ ज़माना, इसे लोगों ने पहला अफसाना करार दिया है। फरमान फतेहपुरी ने सज्जाद हैदर यल्दरम को पहला अफसाना निगार माना और नशा की पहली तरंग उसे अफसाना तस्लीम किया है। फरमान फतेहपुरी ये बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे कलमकार है, मुझे उनका काम बड़ा पसंद आता है। लेकिन फरमान फतेहपुरी ने जो भी काम किया है वो ज़्यादातर मसनवियों पर काम किया है। फरमान फतेहपुरी का जो रिसर्च मकाला है, रिसर्च थीसिस है, वो भी मसनवियों के हवाले से है। तो मजमून अगर आप पढ़ना चाहते हैं मसनवियों के हवाले से तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, लेकिन जब बात अफसाने की होंगी तो उर्दू का पहला अफसाना निगार है मुंशी प्रेमचंद और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। मंजर-ए-आम पर आया था 1907 में। अब वो आपको तमहीदी कलमात समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से अफसाने का इर्तिका उर्दू अदब में हुआ है। सोज़े वतन ये मुंशी प्रेमचंद की तबादात कहानियों का मजमुआ था। नवाब राय के नाम से उन्होंने लिखा था। असल नाम है धनपत राय, नवाब राय के नाम से लिखा था। अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने अपना नाम तब्दील किया, प्रेमचंद के नाम से वो लिखने लगे। और उसके बाद से फिर लोग जो है धनपत राय, नवाब राय को नहीं पहचानते हैं। अगर अफसाना निगार पर बात होगी तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। मुंशी प्रेमचंद की क्या ख़ास बात है ये भी हम इससे कबल देख चुके हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जो कि पहले अफसाना निगार हैं, हम इनको देख चुके हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं और कल मज़ीद कुछ बातें इनके हवाले से देखेंगे। वैसे नावल जब हमने पढ़ रहे थे नावल गौदान, तब हम मुंशी प्रेमचंद की हयात व खिदमत पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर उसे छोड़ भी दें तो ये तमाम तर बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन इजमाली तौर पर हम देख लेते हैं। 31 जुलाई सन 1880 को बनारस में आपकी विलादत हुई। नाम रखा गया था धनपत राय। घर में नवाब राय के नाम से पुकारा करते थे। फिर वालिद साहब जो थे वो डाक खाने में मुलाजमत किया करते थे। और मुंशी प्रेमचंद की वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली है। फिर वालिद साहब का भी इंतकाल हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। नदी पार करके जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, टीचर बनते हैं और फिर दर्स व तदरीस से वाबस्ता होते हैं। गांधी जी के गांधी फ़लसफ़े से मुतासिर होकर VRS ले लेते, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद सरस्वती प्रेस शुरू करते हैं, चरखे का काम करते हैं। लेकिन हर जगह जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हम देख चुके हैं। उनके अफसानों के 11 मजमुए ये मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। करीब करीब 200 कहानियाँ उन्होंने लिखी है उर्दू अदब में। लेकिन जब हम इन हिंदी कहानियों पर बात करेंगे तो उर्दू से ज़्यादा कहानियाँ उनकी हिंदी में मौजूद है। अब क्यों ऐसा है इस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उस सेशन को आप देख लीजिएगा, वहाँ पर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला अफसानवी मजमू उनका सोज़े वतन ही था। नवाब राय के नाम से वो लिखा करते थे, उसको ज़ब्त कर लिया गया। उसके बाद जो उनके दूसरे अफसानवी मजमुए हैं जैसे प्रेम 25, प्रेम 32, प्रेम 40, फिरदौस ख़याल, खाके परवाना, ख्वाब व ख़याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ाद राह, दूध की कीमत और वारदात, इस तरीके से उनके दूसरे अफसानवी मजमुओं के नाम है। अब सोज़े वतन के बाद में उनके अफसाने जो है अलग अलग मौज़ूआत पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मौज़ूआत के एतबार से तकसीम की गई है। जैसे अखलाकी, सियासी और मुआशरती पस मंज़र में ज़ेवरात का डिब्बा है, ईमान का फ़ैसला है, वफ़ा की देवी है, ये इन मौज़ूआत के हवाले से है। जबकि गांधी फ़लसफ़े पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें अफ़ू है, दिल की रानी है, नमक का दारोगा है, जिसमें ईमानदारी, दयानतदारी और भले सज़ा मिल जाए लेकिन वो सच्चाई के लिए खड़े रहना, डटे रहना, ये हमें इन मकामात पर देखने को मिलता है। तारीख़ी और सियासी शऊर जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो अफसाने ईदगाह, टॉमी, आशिया बर्बाद, पोस की रात, यानी वो तमाम अफसाने ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे, जिनको आप पढ़ेंगे तो एक आम इंसान की ज़िंदगी का दर्द कर्ब वो निकल कर सामने आ जाएगा। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की ख़ास बात यही है,
उन्होंने अपनी कहानियों का महवर और मरकज़ किसी शहज़ादे या शहज़ादी को नहीं बनाया है। उनकी कहानियों में जो मरकज़ी किरदार होता था वो हमारे साथ उठने बैठने वाला एक आम इंसान होता था। समाज के दबे कुचले निचले तबके की नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दिया है मुंशी प्रेमचंद ने। और ये तमाम तर अफसाने, किसी में तारीख़ी और सियासी शऊर नज़र आता है, किसी में गांधीई फ़लसफ़ा नज़र आता है, तो किसी में आपको इखलाकी, सियासी और माशरती पसमानदगी का इजहार होता हुआ नज़र आता है। ये ख़ास बात है मुंशी प्रेमचंद की। जब उनकी कहानियों को हम और आगे देखते हैं मुतवस्सित तबके के हवाले से, तो उसमें बेगर्ज़ मोहसिन जो है, ये चीज़ें हमको नज़र आती है। और भी बहुत सारे उनके मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद ने काम किया है। इसी के साथ में जैसा कि हमने पहली ही लाइन देखी थी कि अफ़साने का आगाज़, उर्दू अफ़साने का आगाज़ जो है मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम के ज़रिए से होता है। तो सज्जाद हैदर यल्दरम एक ऐसा राइटर जो तुर्की अदब से काफ़ी मानूस था, और तुर्की ज़ुबान व अदब में लिखे जाने वाले फ़िक्शन को सज्जाद हैदर यल्दरम ने उर्दू ज़ुबान व अदब के साँचे में ढाला है। और तुर्की अदब के दिलदादा थे, बहुत सारे तुर्की अफ़सानों पर उन्होंने काम किए, उर्दू ज़ुबान में उन्होंने पेश किए हैं, रोमानी तहरीक से वाबस्ता थे। और 1857 के बाद में पूरे हिंदुस्तानी मुआशरे पर एक किस्म की उदासी, एक किस्म की वीरानी, एक किस्म का अंधेरा, तारीकी जो छाई हुई थी, रोमानवी तहरीक के ज़ेर साया सज्जाद हैदर यल्दरम ने उस उदासी को तोड़ने की कोशिश की है। उनका पहला अफसाना है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। उसके बाद अफसाना था उनका हज़रत दिल की सवानी उम्री, जिसमें क्या है मज़ा का पहलू, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, यकीनन आपने पढ़ा होगा, जिसमें फ़ुक़ाहिया अदब आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से मेरे आस्ताने वाले, जहाँ फूल खिलते हैं, एक मुगनिया से इल्तिजा मैं चाहता हूँ, काहिरा को देखकर मेरे बाद वीराने सनम खाने, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे सुल्तान हैदर जोश। सुल्तान हैदर जोश ये वो कलमकार है जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के बाद में लिखना शुरू किया था। उनका अफसानवी मजमुआ है फसाने जोश। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेंगी कि बाज़ अफसाना निगार ऐसे हैं जिन्होंने अफसानों से तबलीग का काम लेने की कोशिश की है। उसमें सुल्तान हैदर जोश साहब भी आते हैं। अब ये अलग अलग नज़रिया है, कोई जो है अदब से तबलीग का काम लेना चाहता है, कोई अदब के ज़रिए सिर्फ अदब को पेश करना चाहता है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली मकसदियत के कायल है, लेकिन मोमिन ख़ान मोमिन उनका नज़रिया अदब बराए अदब का है। तो मुख्तलिफ नज़रियात है। जैसे तरक्की पसंद तहरीक को जब भी आप पढ़ेंगे तो उनका नज़रिया जो है अदब बराए ज़िंदगी है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की अक्कासी अदब में करने की कोशिश की। अदब बराए अदब, अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए तनकीद, अदब बराए तनकीस, ये अलग अलग पैमाने हैं जिनको अलग अलग लोगों ने बरतने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सुल्तान हैदर जोश साहब का जो मजमूआ है वो फसाने जोश के नाम से जो है मंजर आम पर आया है। फिर भी बहुत सारे अफसाने निगार है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, आज़म किरवी, सुदर्शन, अली अब्बास हुसैनी। इनके अलावा रोमानवी अफसाना निगारों में सज्जाद हैदर यल्दरम, नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, हिजाब इम्तियाज़ अली, ये काफ़ी अहम है जिन्होंने रोमानवियत के हवाले से गुफ्तगू की है। अब एक अहम नाम अली अब्बास हुसैनी को पढ़िए आप। अली अब्बास हुसैनी को जब आप पढ़ेंगे तो उनकी जो ज़ुबान का नोक पलक है वो बेहद उम्दा, बेहद रसीला और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अली अब्बास हुसैनी जो है मुंशी प्रेमचंद की डगर पर चलते हैं और वो ज़िंदगी की अक्कासी करने की कोशिश करते हैं जिसमें इंसानियत का अक्स आपको देखने को मिलता है। उनके अफसानों के नाम इस तरीके से रफ़ी की तन्हाई, सखी, बूढ़ा और बाला, बासीफुल, बहू की हंसी, ये सब मुआशरती ज़िंदगी को पेश करने वाले अफसाने हैं। फिर उसके बाद में एक नाम आता है नियाज़ फ़तेहपुरी का। उनका अंदाज़ भी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उन्होंने जो काम किया है ऊँचे दर्जे की अक्कासी करने की कोशिश की है। उनके अफसाने ज़ाहिर मोहब्बत, अल-हमरा का गुलाब, 2 घंटे जहन्नम में आला सोसाइटी, आला तबके की नुमाइंदगी करने की उन्होंने कोशिश की है। मजनू गोरखपुरी वो जो है गांधीई फ़लसफ़े से मुतासिर नज़र आते हैं। उनके अफसानों के नाम है ख्वाब व ख़याल, सुमन पोश, शिकस्त बेसदा। हिजाब इम्तियाज़ अली है, हिजाब इम्तियाज़ अली ने भी काफ़ी उम्दा काम किया है। अब तरक्की पसंद तहरीक, जाहिर सी बात है यूनिट नंबर 9 बहुत अहम है। जिस सिन्फ़ को भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पर यूनिट नंबर 9 का अमल दखल आपको देखने को मिलेगा।
अब जब आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं अफसाना, तो यहाँ पर भी आपको यूनिट नंबर 9 का अमल दखल देखने को मिलेगा, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए से 1932 में एक अफसानवी मजमुआ वो मंजर आम पर आया था जिसका नाम था अंगारे। अब अंगारे ने जो पूरे समाज सोसाइटी में जो वावेला बपा किया था, अल्लाह की पनाह, उसको फिर ज़ब्त भी कर लिया गया। आज मौजूद है, अंगारे नाम का रिसाला मौजूद है, रेख्ता वगैरह पर ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस पर सवालात आते हैं कि सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने थे, रशीद जहाँ के कितने अफसाने थे, वो तादाद वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 5 अफसाने सज्जाद ज़हीर के हैं, बाकी अहमद अली रशीद जहाँ और महमूद ज़फ़र के अफसाने हैं। इसमें झुंझलाहट है, इसमें कर्ब है, इसमें दर्द है, इसमें जो ख़ास बात है ना, ख़ास बात क्या कहेंगे, इसमें जो बेकार बात है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मज़हब एक अफ़्यून की मानिंद है, कि जिस तरीके से अफ़्यून यानी अफ़ीम है ना, जिस तरीके से नशावर दवा इंसान को सोचने समझने से मफलूज कर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से मज़हब जो है इंसान से सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब कर लेता है। ये ख़याल अफसानवी मजमूए अंगारे में ज़ाहिर किया गया था, जिसमें सज्जाद ज़हीर है, मलकुल ज़फ़र है, रशीद जहाँ है, महमूद ज़फ़र है। इन लोगों ने जो है अंगारे के नाम से जो है काफ़ी तहलका मचाने की कोशिश की थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स का नज़रिया सामने आ चुका था। कार्ल मार्क्स की जो किताब सरमाया वो जगह जगह पढ़ी जा रही थी, अलग अलग मुल्कों में, बल्कि 1-2 मुल्कों में तख्ता पलट दिया गया था, सल्तनत को गिरा दिया गया था, हिंदुस्तान में भी उसके झटके महसूस किए जा रहे थे। ये सब अंगारे वगैरह जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा। ये सब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उर्दू अफसाना इर्तिका की मंजिल से निकल कर जो है उरूज के मंजिल पर फायज होने की कोशिश कर रहा है। अभी इस ज़माने में जो है मुंशी प्रेमचंद ने एक अफसाना लिखा था जिसका नाम है कफन। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने माधव, घेसू और बुधिया की ज़िंदगी को पेश करने की कोशिश की है कि बाप भी बेटा भी जो है अलाव के पास बैठा है, खेत से चुरा कर लाए हुए आलू को भून कर वो खाने की कोशिश कर रहे हैं, और दर्द ज़े में एक कुटिया में एक गरीब किसान की बच्ची दर्द में मुब्तला है, दर्द ज़ेह में मुब्तला है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। बेटा बाप से कहता है जाकर अपने बहू को देखाओ। बाप अपने बेटे से कहते हैं कि वो चीख जो रही है मैं जाऊंगा देखने में, तो लज्जा के मारे, शर्म के मारे चीखेंगे भी नहीं और उसकी तकलीफ़ जो है कम नहीं होगी, इसलिए तुम जाओ। बेटा ये सोचकर जाने से बच रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा बाप जो है वो ज़्यादा खाना खा लेगा, ज़्यादा आलू खा लेगा, और सुबह सवेरे जब वो कुटिया में जाते हैं तो ढेर सारा खून, ब्लड वगैरह नज़र आता है। बुधिया जो है इस दुनिया से इंतकाल कर चुकी है। न सिर्फ बुधिया रहलत पाती है बल्कि उसके शिकम में परवान चढ़ने वाला बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले मौत से हमकनार हो जाता है। और फिर वो मादा और घेसू जो है अपने इलाके में निकलते हैं कफन जमा करने के लिए, सिक्के जमा करते हैं। जब 5 रुपया उनके पास जमा हो जाता है तो एक जगह पहुंचते हैं, शराब पीते हैं, कलेजी वगैरह खाते हैं, और आखिर में जो कुछ भी खाना बच जाता है एक फ़कीर को देते हैं और कहते हैं कि बुधिया की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरीके से कफन में जो दर्द गम पेश किया गया है, जब आप पढ़ेंगे तो उसे महसूस कर सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने उसी दर्द गम पर मबनी कहानी के ज़रिए से एक गरीब किसान या एक गरीब इंसान की मफलुकुल हाली, उसकी बेचैनी, उसके पास जो नज़रिया है, वो जान रहा है कि उसकी जान को ख़तरा है, लेकिन जो शिकम की भूख है, जो पेट की आग है, वो उसे इस बात पर उठने के लिए इजाज़त नहीं दे रही है कि उसे आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गरीब इंसान के सामने भूख की कितनी अहमियत है कि अपनी बहू को, अपनी बेटी को मरता हुआ देख रहे हैं लेकिन उठने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा फिर उसका दूसरा अक्स, दूसरा चेहरा भी आप देख सकते हैं कि वो कितने नालायक, कितने बदमाश है। समाज, सोसाइटी ने उनको नाकारा करार दिए है। उनको काम उस वक्त मिलता है जब कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होता है, जब कोई मजदूर मौजूद नहीं होता है, क्योंकि 2 लोग मिलकर भी एक का काम नहीं करते हैं। एक तीसरी सच्चाई यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ज़मींदार हो या नवाजने वाले हो या सिक्का उठाकर उसकी तरफ फेंकने वाले हो, वो
उसके कफन के लिए सिक्का नहीं दे रहे हैं, वो समाज को, सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि देखो वहाँ बुधिया की लाश पड़ी है तो आखिरी कफन जो है फला साहूकार ने, फला सेठ साहब ने दिया है। यानी कि वो समाज, सोसाइटी की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। वो किसी को कफन पहनाना नहीं चाहते, किसी लाश पर वो उम्दा लिबास, कफन नहीं पहनाना चाहते, बल्कि वो अपना जो हुलिया है या उनका जो लिबास है वो वाइट कॉलर बनकर हमारे सामने आना चाहते हैं। तो अलग अलग एंगल है, अलग अलग नज़रिया है, और ये बताने की कोशिश की गई कि एक औरत जो है वो घर को जो है या एक छत को जो है वो घर में तब्दील करती है और लोगों के पेट की आग को बुझाने की कोशिश करती है। पढ़िएगा, बड़ा जो है उसके अंदर सारी तमाम तर चीज़ें हैं। वो ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकत है या समाज की जो कड़वी सच्चाई है वो आपको देखने को मिलेंगे कि जिस तरीके से आज भी बच्चों को एक बैग और चंद ब्याज़ें देकर बड़े बड़े अखबारात में सुर्खियाँ बटोरने की जो कोशिश की जाती है, अगर आज भी मुंशी प्रेमचंद होते तो ऐसे दोगले अदारों के ख़िलाफ़ वो यकीनन अपना कलम उठाते कि जब वो इज्तिमाई शादियाँ होती है हमारे शहर में, हमारी रियासत में इस तरीके का रुझान होता है, इज्तिमाई शादियाँ करवाई जाती है, बड़े बड़े मंडप होते हैं, पूरे गाँव के पुठारियों को उसके अंदर बुलाया जाता है, सरकर्दा अफराद को बुलाया जाता है इज्तिमाई निकाह के नाम पर, और दूल्हों को बैठा दिया जाता है, दुल्हनों को एक तरफ बैठा दिया जाता है, अमायदीन शहर मौजूद होते हैं, आवाम का जम गफ़ीर होता है, और फिर उनकी शादियाँ करवा कर फ़ोटोज़ के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि देख लो ये वो नालायक चेहरे है, ये वो नालायक अफराद है जो अपना निकाह खुद से नहीं कर सकते, जिनमें इतनी लियाकत नहीं, इतनी काबिलियत नहीं कि अपना निकाह खुद से करवा सकते हैं। हाँ, इज्तिमाई शादी का जो पर्पज़ उलमाए किराम ने शुरू किया था वो मुख्तलिफ था, लेकिन आज बतौर नुमाइश के सारे काम काज किए जाने लगे हैं। और आप खैर इस पर क्या बात करनी, मुंशी प्रेमचंद का एक नज़रिया था वो इस सिलसिले में निकल कर सामने आ रहा है कि उनकी फ़ोटोग्राफ़ी है, उनकी वीडियोग्राफी, बस आजकल तो यही हो चुका है। पहले कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, आज कहा जाता है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। तो पूरी कहावत को हमने जो है तब्दील करके रख दिए है, और वो नौजवानों को भी समझना चाहिए क्या ये अपनी इज़्ज़त का सत्यानाश कर रहे हो, निकाह ही करना है ना, इतनी सादगी के साथ करो कि अरे निकाह को आसान बनाने के लिए कहा गया है, हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं कहा गया। नहीं आपके पास रुपया, नहीं आपके पास पैसा, कोई बात नहीं, दो घरों का मिलन होने वाला है, बैठिए आपस में गुफ्तगू कीजिए, बातचीत कीजिए, शरबत पानी चाय पानी करके किसी आलिम साहब को, हाफिज़ साहब को बुलाइए, निकाह पढ़ाइए, हो गई शादी। तो ये जो इज्तिमाई निकाह में जो नौजवान बैठे होते हैं ना, ये जो चंदे के नाम के ऊपर इनकी शादियाँ करवाई जाती है, 2 दिनों के बाद इनका वलीमा आप देख लीजिएगा, धूम धड़ाकर, टिकली पटाकर, पता नहीं क्या क्या इनके यहाँ पर होता है, अगड़म बगड़म तिगड़म सारी रस्में इनके यहाँ पर फिर की जाती है। तो चलिए आइए अभी आप कफन को पढ़ लीजिए। तो ये देखो यही होता है ना, वो एक दर्द गम जो है ना, वो एक राइटर का जो है यही सारी चीज़ें होती है। जैसे आप एक कॉलेज है, आप कॉलेज से निकले, गेट के ऊपर एक बच्ची को आपने देखा, उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा था, 1-2 साल का, 6 महीने का। आपने अपने पर्स से 10 रुपये निकाला, पॉकेट से 20 रुपये निकाला, दे दिया, घर को चले गए। लेकिन एक कलमकार, एक टीचर, एक हसास, एक सेंसिटिव पर्सन जब इस चीज़ को देखता है, वो 10 रुपये उसको देगा, 20 रुपये देगा, लेकिन वो आगे बढ़कर क्या सोचेगा पता है? बगल में बच्चा है मतलब शौहर है, बच्ची है मतलब बाप है। जिस तरीके से मेरा भाई रात में 12 बजे भी अगर मुझे भूख लगती है तो मेरे खाने का इंतज़ाम करता है, तो इसका भाई कहाँ है जो दिन में भी इसके खाने का बंदोबस्त नहीं कर रहे, ये गैर महरमों के सामने हाथों को फैला रही, तो उसकी गैरत का जनाजा क्या निकल चुका है? उसका बाप कहाँ है जो एक बच्ची को गैर महरमों के सामने हाथ फैलाने से रोक नहीं रहा है? उस छोटे से नन्हे से बच्चे का शौहर कहाँ है जो बतौर तमाशा के उसे गोद में लिए सारे समाज, सोसाइटी में फिर रही है, और कोई उसे नवाज देता है, कोई उसे धुतकार देता है? तो ये समाज, सोसाइटी का पैमाना है कि आप किस निगाह से देखते, किस तरीके से सोचते हैं। आपने 10 रुपये दिया, घर जाके बिरयानी खा के आप सो गए, लेकिन अगर इसी चीज़ को मंटो देखेगा तो वो झिझोड़ने की कोशिश करेगा, ना सिर्फ उसके बाप को, ना सिर्फ उसके शौहर को, ना सिर्फ उसके भाई को, बल्कि हमें भी झिझोड़ने की कोशिश करेगा कि हमने 10 रुपये उसको देकर जन्नत नहीं खरीद ली है। उसके लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, किस तरीके से उसके हक में हमें काम करना चाहिए।
क्योंकि जब ज़कात का फ़लसफ़ा नाफिज हुआ था, सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़माने में एक ख़त लिखा गया तमाम गवर्नरों को कि इस साल की ज़कात जो है बैतुल माल में जमा ना करवाई जाएंगी। उसके बाद भी गवर्नर ही अमन आ गए। सैयदना फ़ारूक आज़म गैज़ व गज़ब के आलम में कहा तुम तक फरमान नहीं पहुँचा, कहा कि बिल्कुल पहुँचा। फिर हुक्म अदोली का सबब क्या है, तो कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है यमन से मदीनातुल मुनव्वरा तक। मैं यमन से मदीना आ गया, लेकिन एक भी मुसलमान मुझे ऐसा मुफलिस, कल्लाश, मजबूर और मकहूर नज़र नहीं आया जिस पर ज़कात वाजिब होती। इसलिए मैं सारा माल जो है यहाँ पर खिलाफत इस्लामिया में लेकर आ गया ताकि बैतुल माल में जमा करवा दूँ। हमने अपने इस्लाम का आगाज़ कैसे किया था कि हम दार अरकम में नमाज़ पढ़ा करते थे, हम काबतुल्लाह में छुप कर जो है तवाफ़ किया करते थे। बाद में हमने खुलेआम जो है इकरार किया है, इजहार किया है। कभी हमने दरख्तों के पत्ते चबाए हैं, कभी दरख्तों की छालों पर इख्तिफा किए, कभी 3 साल तक शाबियावी तालीम में बायकाट को सहा है, कभी शिकम के ऊपर पत्थरों को बांधा है। ये हमारी कंडीशन थी। लेकिन चंद साल के बाद में यमन से मदीना आ जाता है, कोई भी मुसलमान गरीब, मुफलिस, कल्लाश, कहार, मजबूर और मकहूर नज़र नहीं आता। लेकिन आज देख लीजिए, कई सदियाँ गुजर चुकी है, लेकिन आज भी जो है परेशान है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने सिस्टम की खिलाफ वर्जी की है, हमने सिस्टम को बरतने की कोशिश नहीं की। आप सबसे जो है इत्मीनान से बैठ कर उलमाए किराम से इस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये नज़रिया ये आप में आना चाहिए। सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जाके दुनिया का अनमोल रतन पहला अफसाना है और सोज़े वतन पहला अफसानवी मजमुआ है, मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए से अफसाने का आगाज़ हुआ, ये ठीक है यार, किताबी बातें हैं। लेकिन अफसाना निगार का जो विज़न है, अफसाना निगार की जो सोच है, क्योंकि आप सिर्फ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी आए हैं, आप आगे कलमकार बनने वाले, आप आगे नावलिस्ट बनने वाले, आप आगे अफसाना निगार बनने वाले, आप आगे फिक्शन राइटर बनने वाले हैं। तो वो सोच, वो समझ, वो नज़रिया, वो देखने की सलाहियत, जिसे विज़न कहते हैं या उर्दू में जिसे बसीरत कहा जाता है, वो आप में आना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए जब तक विज़न नहीं होगा, जब तक नज़रिया नहीं होगा, जब तक बसीरत नहीं होगी, ये अफसाना निगार समझ में नहीं आने वाले। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का अलग विज़न है, क्रिश्चियन का अलग नज़रिया है, सादत हसन मंटो की बसीरत वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सादत हसन मंटो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो फहश लिखता है, वो फवाहिशात बकता है। मुंशी सादत हसन मंटो ने जवाब दिया था, मैं वो लिखता हूँ जो समाज सोसाइटी में देखता हूँ। अगर मेरे अफसाने वाकई में तुम्हें इतने बुरे मालूम होते हैं तो उन बुराइयों को ख़त्म कर दो जो समाज सोसाइटी में पाई जाती है। जब बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, उन बुराइयों पर मैं लिखना बंद कर दूंगा। मेरे अफसाने बुरे नहीं है, तुम्हारा समाज बुरा है, तुम्हारी सोसाइटी बुरी है। उसमें जो मौजूद नकाइस है, जो अयूब है, मैं उन अयूब को अपने कलम के ज़रिए से ज़ाहिर करने की कोशिश करता हूँ। जब वो लिखते हैं, चाहे फिर वो हतक हो, काली शलवार हो, खोल दो हो, पढ़ लीजिए यार वह सादत हसन मंटो को। ठीक है, कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ आप सादत हसन मंटो से कर सकते हैं, लेकिन जब वो लिखने पर आते हैं तो समाज का, मुआशरे का वो चेहरा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जिसको देखने के बाद कराहियत महसूस होती है हमें इंसानों से, कि इंसान कितना दरिंदा हो चुका है, इंसान कितना जालिम हो चुका है, कितना बदबख्त हो चुका है। एक गरीब, एक बाप जो है, लाचार बाप जो है, आकर बताता है कुछ नौजवानों को कि मैं बच्ची को तलाश कर रहा हूँ, वो नज़र नहीं आ रही है, ज़रा से बाप बच्ची को तलाश कर दीजिए। वो नौजवान जाते हैं, बच्ची को तलाश करते हैं, और उसके बाद में उस बाप को जो है खून में लथपथ एक अधमरी लाश मिलती है, जो किसी और की नहीं, उसी बाप की बच्ची है जिसे तलाश करने के लिए नौजवानों को भेजा गया था। वो नौजवान जो तलाश करने के लिए गए तो उसके साथ जो है उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते, और जब उसको दवाखाने में लेकर जाया जाता है, और चूँकि रूम में काफ़ी अंधेरा था, तो डॉक्टर कहता है खोल दो। इस लफ्ज़ का सिर्फ उसने इस्तेमाल किया, खोल दो। वो ये कहना चाहता था कि रोशनदान खोल दो, खिड़की खोल दो, ताकि ताज़ी हवा आ जाए, रोशनी आ जाए। लेकिन इस लफ्ज़ का मतलब वो जो बच्ची समझती है वो दिल दहला देने वाला है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्योंकि एक लफ्ज़ का एक इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता है, अगर ये समझना है तो एक मरतबा ये अफसाना पढ़ लीजिएगा, फिर वो ऐशर सिंह को पढ़ लीजिएगा कि एक माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में अपने सीने को जो है चाक कर देती है, और पूरा खूनम खून हो जाता है, और वो उसी के अंदर जो है इंतकाल कर जाती है। तो ये अफसाना निगारों को अगर पढ़ना है तो इनके विज़न को समझना होगा, इनकी तहरीक को समझना होगा, इनके नज़रिए को समझना होगा,
तब ही कहीं जाकर ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आएंगी। वरना आप कितनी भी अफसानों को पढ़ ले, कितनी भी मजमुओं को आप ट्रिक लगाकर याद कर लीजिए, वो याद तो हो जाएगा, ट्रिक तो लगा लेंगे, लेकिन वो फ़लसफ़ा जो नज़र, जिसे भी हमने देखा इखलाकियात पर मबनी मुंशी प्रेमचंद के अफसाने थे, गांधीई फ़लसफ़े पर मबनी थे। गांधीई फ़लसफ़े, वो नमक का दारोगा एक आम इंसान है। आज के दौर में कौन इस किस्म की डेयरिंग करेगा जो नमक के दारोगा पर मबनी एक छोटे से किरदार ने किया था। तो वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगा इंशाअल्लाह ताला। तो कफ़न फिर तरक्की पसंद तहरीक को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया था, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें प्रेमचंद है, टैगोर है, अब्दुल हक है, जवाहरलाल नेहरू है, सरोजनी नायडू है, आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है। बड़े बड़े ये सब नाम है, कोई छोटे मोटे नाम नहीं, बड़े बड़े नाम है जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को जो है सपोर्ट किया था। तो उसके बाद में क्रिश्चियन। अब जब भी हम अफसाने पर बात करेंगे या फिक्शन पर बात करेंगे, फिक्शन के 4 पिलर्स है। एक है कृष्णचंद, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी। ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे इशारतन हम इनको देख लेते हैं। कृष्णचंद जो है जिनके अफसानों में कश्मीर की वादियाँ नज़र आती है, झिलमिलाते लहलाते हुए दरख्त है और नगमों को बयान करते हुए पहाड़ है, सुरीली वादियाँ है, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। फिर जेलम पे नाव पे आंसू वाली, आगे हम तफसील के साथ देखेंगे। 200 से ज़्यादा अफसाने उन्होंने लिखे, उनके अफसानवी मजमुओं के नाम इतनी तफसील के साथ यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ में ये उनके अफसानों के नाम है, पूरी स्लाइड अफसानों के नाम पर मबनी है। दूसरी शख्सियत है सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो का सबसे बड़ा कारनामा जो सफाकियत को जाहिर करने वाला है वो है तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह एक ऐसा वाहिद अफसाना है जिसमें एक कतरे खून गिरे बगैर इंसानों की सफाकियत को जाहिर करता है और जिसमें बताया गया है कि सिर्फ मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ है, सरहदों का बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि दिलों का भी बंटवारा हुआ है, पागलों का भी बंटवारा हुआ है। और ऐसे भी जाला एक शख्स मौजूद है जो ना इधर जाना चाहता है, जो ना उधर जाना चाहता है, वो उसी धरती पे पला बड़ा और उसी धरती में पेवस्त होना चाहता है। पढ़िएगा, ज़बरदस्त अफसाना है तोबा टेक सिंह। 11 मई 1912 को विलादत हुई, 18 जनवरी 1955, मतलब महज 40-42 साल की ज़िंदगी पाई है। लेकिन मंटो ने जो दर्द झेला है, हमको बोलना आसान है कि वो फ़वाहिशात बकता है, वो लिखता है, वो बेकार राइटर है, वो काल मास नज़रिए का हामिल है। ठीक है यार, हामिल है तो, और नज़रिया बुरी चीज़ क्या है ना। अगर कोई ये कहता है कि मैं गैर जानिबदार, वो सबसे बड़ा झूठा है। आज के दौर में कोई गैर जानिबदार हो ही नहीं सकता है। बल्कि मैं किताब पढ़ रहा था, नाम इस वक्त जहन से निकल रहा, मैं आपको बताता हूँ। गालबन ये किताब जो है, एक सेकंड, इनकलाब उर्दू टाइम्स के जो राइटर है, क्या नाम है उनका, याद आ जाएगा मुझे, भी याद आएगा, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि गैर जानिबदार होना नहीं चाहिए, हमेशा जानिबदार होना चाहिए। अल हिलाल को उठाकर देख लीजिए, अल बलाग को उठाकर देख लीजिए, लिसानुस्सिद्क़ को उठाकर देख लीजिए, दबदबा सिकंदरी को उठाकर देख लीजिए, कोई भी अखबार को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी तर्जमान को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी ऑर्गन को आप उठाकर देख लीजिए, वो जानिबदार ही होता है। गैर जानिबदारी कोई फ़लसफ़ा है ही नहीं। हाँ, वो रिसर्च में दयानतदारी है, गैर जानिबदारी है, लेकिन रियल लाइफ में जानिबदार होना पड़ेगा। आज मुल्कों के जो हालात है, तो आप यहाँ पर एतदाल की राह इख्तियार नहीं कर सकते, यहाँ पर जानिबदार होना पड़ेगा। क्या है हिंदुस्तान, ऐ सिंदूर स्ट्राइक में शिरकत करने वाले जियाले नौजवानों, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सरहद पर आ नहीं सकते, लेकिन मोरल सपोर्ट हमारा तुम्हारे साथ। तो जब ज़रूरत पेश आएंगी तो हमारी शरियानों का लहू हम तुम्हारे लिए बहाने के लिए तैयार है। हमें जानिबदार होना पड़ेगा। अगर हमारे मुजाहिदीन, अगर हमारे फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तानियों के साथ जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं करते तो आज आज़ादी नहीं मिलती। चाहे अल हिलाल हो, अल बलाग हो, दबदबा सिकंदरी हो, उर्दू अखबार हो, सब जानिबदार थे। किसकी हिमायत में बात कर रहे? हम हिंदुस्तानियों की हिमायत। तरक्की पसंद तहरीक, सज्जाद ज़हीर जानिबदार थे। जितने अफसाना निगार तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, सब जानिबदार थे। मजलूमों के हक में बात कर रहे हैं, मजबूरों के हक में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के हक में बात कर रहे हैं। जानिबदारी नहीं तो और क्या है?
क्या ऐसा बोलते हैं कि हाँ हाँ अंग्रेज़ काफ़ी बेहतर थे, उन्होंने डैम बनाए, उन्होंने रेलवे का निज़ाम बनाया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, उन्होंने दिल्ली कॉलेज बनाया, उन्होंने रहने का सलीका सिखाया, उन्होंने हॉस्पिटल लाइफ हमको दी है, इसलिए तुम भी रहो हिंदुस्तानी, तुम भी रहो। कोई ऐसा बोलने वाला मिलता है? नहीं। हमें जानिबदार होना पड़ेगा और यही चीज़ थी जानिबदार। हाँ, आप उससे कुल्ली इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जमहूरी मुल्कों में रह रहे हैं, हर किसी को इसका इख्तियार है। ठीक है, तो काफ़ी दर्द भरी ज़िंदगी उन्होंने बसर की है। 2 मरतबा उनको जेल खाने में डाल दिया गया है, ट्यूबरकुलोसिस में मुब्तला थे। मतलब एक राइटर यार जो आपके निसाब का हिस्सा है, जी जान लगाकर हम जिनको पढ़ रहे हैं, जब उनकी ज़िंदगी पर मदद की ज़रूरत पेश आई, वो खून की उल्टियाँ कर रहा था, कोई उसकी मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। वो सादत हसन मंटो जो आज फिक्शन के सुतून का फिक्शन के 4 सुतूनों में से एक अहम सुतून तस्लीम किया जाता है। उससे एक अखबार का नुमाइंदा उसे कुर्सी पर बिठाता था, 2 रुपये थमाता था, और उस वक्त तक मंटो को अपनी चेयर से उठने की इजाज़त नहीं थी जब तक कि अफसाना तहरीर करके एडिटर के टेबल पर न रख दे। ये हाल किया गया था मंटो के साथ में। बड़ी दुख दर्द तकलीफ की ज़िंदगी जो है उन्होंने बसर की थी सादत हसन मंटो। मंटो सदी मनाई गई थी अभी 2012 में। मंटो के साथ जितनी नाइंसाफियाँ हुई है उनकी रहती ज़िंदगी में, एक 3 बच्चों के बाप के दिल से पूछिए कि उसके दस्तरखान पर जब रोटी का इंतज़ाम ना हो, वो बीवी के नश्तर, बच्चियों का भूखा पेट और एक बाप का दर्द वो लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। अब अगर उनके अफसानों से समाज सोसाइटी का ये मकरू चेहरा हमें देखने को मिल रहा है तो मंटो बुरा नहीं है, हमारा समाज बुरा है, हमारी सोसाइटी बुरी है। हाँ, अब मेरे इन जुमलों से भी जो है आप या तो इत्तेफाक कीजिए या तो मत कीजिए, लेकिन कोई भी अदीब, कोई भी राइटर वो चांद या मरीख से आया हुआ इंसान नहीं होता है। हर कलमकार हमारे ही समाज सोसाइटी का बाशिंदा है। जो कुछ असरात उसकी ज़िंदगी पर मुरतब होंगे, जो कुछ दुनिया के अहवाल होंगे, उसका असर उसकी कलम में नज़र आएगा, क्योंकि वो हमारी ही समाज सोसाइटी का बाशिंदा है। जो कुछ हमारे साथ होगा वो उसकी तहरीर में हमें नज़र आएगा। यही वजह है कि कहा जाता है तहरीर शख्सियत की अक्कास होती है, तहरीर शख्सियत को प्रेजेंट करती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सादत हसन मंटो है। सादत हसन, हाँ, वो कुछ बच्चे मुझसे कहते भी, बाद में मैसेज भी करते, सर आप मंटो को इतना ये क्यों करते हो। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं अदब को फॉलो करता हूँ। फिर वो चाहे बेदी हो, चाहे वो कृष्णचंद हो, फिर वो साहिल लुधियानवी हो, नहीं अदब अदब है, लेकिन नज़रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नज़रिए को समझ लिया तो फिर आपको समझना, बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं, आप उन मंटो की जगह अपने आप को रखो, आपके बच्चे दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और आपकी शरीक हयात इस बात का इंतज़ार कर रही है कि अभी मेरा शौहर गया है, चंद सिक्के लेकर आएंगे और मैं रोटी बनाकर बच्चों के पास दूंगा, और एक राइटर को जो है कुर्सी पर बिठा दिया कि तुम उठ नहीं सकते उस वक्त तक, मैंने तुमको 2 रुपये दिए हैं, तुम उठ नहीं सकते। कब तक? जब तक तुम कहानी नहीं लिख दोगे। तो कहानी कोई आसमान से नाजिल होने वाली चीज़ है? आप अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद फिर कोई आकर ज़बरदस्ती मुझे ला के खड़ा कर देगा, तुम घर नहीं जा सकते उस वक्त जब तक दूसरा लेक्चर न दे दो। अब लेक्चर कोई हलवा है जो खड़े रहकर बना दे? या कहानी या अफसाना कोई बच्चों का खेल है जो बस बैठकर बना दिया जाए? अब उसके लिए प्लॉट चाहिए, उसके लिए किरदार चाहिए, उसके लिए मुकालमे चाहिए, उसके लिए उसलूब चाहिए, उसके लिए वहदत तासुर चाहिए, उसके लिए नुक्ता निगाह चाहिए, तब कहीं जाकर एक कहानी या एक अफसाना मुकम्मल होता है। तो जब इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि तुम कुर्सी से उठ नहीं सकते, तुम ऑफिस से बाहर उस वक्त तक जा नहीं सकते जब तक कि तुम यहाँ पर अफसाना जमा ना करवा दो, या अफसाने के पैसे तुम्हें उस वक्त मिलेंगे जब तुम लिखकर जमा करवाओगे, 2 रुपये 5 रुपये, तो जाहिर सी बात है वो शख्स क्या लिखेगा? जो घर से आते हुए ऑफिस तक उसने जो भी समाज सोसाइटी में देखा उसी को तो लिख देगा, उसी को तो अपना अफसाना बना देगा, वही तो उसके लिए कहानी है। वो कहानी लाएंगा कहाँ से? क्या खैरात में बट रही है कहानियां कि जमा कर करके आएगा और बस लिखकर 2-2 5-5 रुपये लेकर चला जाएगा?
जो कुछ वो देख रहा है वही तो फिर लिखेगा। खैर पढ़िएगा, मंटो को जब पढ़िएगा शायद अभी आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा। 2-5 साल 10 साल के बाद जब आप एज ए प्रोफेसर किसी मकाम पर पहुंचकर जब आप पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको चीज़ें नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए, और भी उनके जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये उनके अफसानवी मजमू के नाम है, ये तमाम अफसानों के नाम है। ये स्लाइड तो आपको भेज ही दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। राजेंद्र सिंह बेदी, इनको भी हम पढ़ चुके, अभी कल परसों ही में हमने जो है इनको पढ़ा, राजेंद्र सिंह बेदी को। ये भी फिक्शन का एक अहम सुतून है, एक चादर मैली सी इनका एक बड़ा कारनामा है। अफसाने भी इन्होंने लिखे हैं, रोमानवियत है, इनकलाबियत है, हैरत अंगेज़ बातें हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इस्मत चुगताई को हमने परसों के दिन ही पढ़ा है। इस्मत चुगताई की पूरी ज़िंदगी को हम पढ़ चुके हैं। उनके यहाँ पर जिनसी मसाइल है, औरतों के हवाले से उनका नज़रिया है, डाइन है, सास, नेज़ा, जवानी, गेंदा, तिल, लिहाफ, चौथी का जोड़ा, ये सब उनके कारनामे हैं। आज़ादी के बाद में फिर हमको कुर्रतुल ऐन हैदर, जो आला तबके की नुमाइंदगी करने वाली खातून जो है वो आपको नज़र आ जाती है। और इसमें फिर इंतज़ार हुसैन है। उसके बाद में फिर बहुत सारे अफसाने निगार है, जैसे अहमद हमेशा, बलराज मिन्रा है, सुरेंद्र प्रकाश है, कुमार पाशी है। उसके बाद में अब्दुल समद है, हमीद सोहरवर्दी, अनवर रशीद, हुसैन उल हक है, सैयद मोहम्मद अशरफ, तारिक छतारी, सगीर अफराइम इब्न को, ये जितने नाम है ना, ये एक टीचर के शागिर्द है। ये होता है प्रोफेसर। चाहे आप तारिक छतारी को देख लीजिए, सैयद मोहम्मद अशरफ को देख लीजिए, सगीर अफराइम को देख लीजिए, ये सारे के सारे काजी अब्दुल सत्तार साहब के शागिर्द है। एक बंदा प्रोफेसर बनता है और एक नस्ल खड़ी कर देता है। वो जदीदियत में भी काम करते, माँ बाप जदीदियत में भी काम करते। प्रोफेसर हो तो ऐसा हो, जो क्लास में लेक्चर सिर्फ लेने वाला ना हो, वो ऐसे कलमकारों को पैदा करने वाला हो। सैयद मोहम्मद अशरफ कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सैयद मोहम्मद अशरफ इस वक्त बर्रे सगीर के सबसे बड़े फिक्शन राइटर है। रेख्ता पर मौजूद काजी अब्दुल सत्तार ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि इस वक्त सबसे बड़ा फिक्शन राइटर मैं हूं और मेरे बाद में किसी को समझता हूं तो सैयद मोहम्मद अशरफ है। तो इस तरीके से अफसाना निगारों की तवील फहरिस्त जहाँ पर उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक बातों को मैंने बताने की, समझाने की, पढ़ाने की कोशिश किया होगा। अगर फिर भी कुछ बात समझ में ना आई तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं तसल्ली बख्श आपको जवाब दे सकूँ।